हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी के टी एस क्लासेस में। आरआरबी जेई के लिए जो है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो है रेलवे के द्वारा जारी किया गया है। इसमें आपके मन में जितने भी सारे क्वेश्चन जो उठते हैं भाई, उन सभी क्वेश्चन का इन लोगों ने आंसर दिया हुआ है। तो टोटल इसमें 55 क्वेश्चंस का आंसर दिए हुए हैं। लेटरल एंट्री के बारे में इसमें बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात बताई गई है जो कि आपको निराशा भी कर सकती है अगर आप लेटरल एंट्री से हो तो सभी लोग ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है कब अपलोड करना है, नहीं करना है, ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अगर आप एएलपी की फॉर्म पहले ही अप्लाई कर चुके हो तो क्या आपको दोबारा अकाउंट क्रिएट करने की ज़रूरत है या नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस का सवाल का जो जवाब जो है रेलवे के द्वारा दिया गया। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो पूरा देखना, ताकि आपके जो सारे डाउट्स है कहीं ना कहीं आपको आपके मन में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको पूरा वीडियो डिस्कशन सुनने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हाट इज़ द ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। सबको पता है कि ये 30 जुलाई को चालू होने वाला है, 29 अगस्त को लास्ट डेट है, और 30 अगस्त से लेकर आपका 8 सितंबर के बीच को इन लोगों ने मॉडिफिकेशन डेट रखा गया है। और हर एक मॉडिफिकेशन के लिए आपको 250 रुपये चाहिए। मतलब आप फॉर्म सबमिट करने के बाद कुछ डेटा जो है मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वो बताया गया है कि फाइनल रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड आफ्टर 29 अगस्त। अगर ऐसे कैंडिडेट जिनका रिजल्ट 29 अगस्त के बाद आने वाला है तो क्या वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इन्होंने साफ साफ बोला कि नो, वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है फॉर्म जिसका रिजल्ट या तो 29 अगस्त को या 29 अगस्त से पहले अगर आ रहा है 2024, तो वो एलिजिबल है, वो अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो क्या एक अकाउंट, सबसे पहले आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आपने एएलपी का फॉर्म भरा होगा या अगर आपने आरपीएफ का फॉर्म भरा होगा, और अगर आप जेई के लिए भी अगर एलिजिबल है, ठीक है, तो आपको ऑलरेडी एक अकाउंट आपने क्रिएट करके रखा है। तभी हम लोग आगे देखेंगे कि अगर आपने पहले से ही अगर अकाउंट क्रिएट करके रखे हो तो दोबारा अकाउंट क्रिएट नहीं करना। बट अगर आप फ्रेश हो, आरआरबी जेई में अप्लाई कर रहे हो फ्रेश, तो आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें आपको एक मोबाइल नंबर और वैलिड ईमेल आईडी पर्सनल होना चाहिए। और ये चीज़ आपका सिलेक्शन तक ये दोनों ही डेटा आपके चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन, आई हैव क्रिएटेड एन अकाउंट ऑफ CEN 01/2024। ये एलपी का नोटिफिकेशन नंबर है। शुड आई क्रिएट अनदर अकाउंट फॉर CEN 3/2024। तो उसके लिए इन लोगों ने साफ साफ बोला कि नो। अगर आप मान लीजिए डिप्लोमा कैंडिडेट है तो आप एएलपी के लिए भी एलिजिबल है और जेई के लिए भी एलिजिबल है। तो अगर आपने ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट करके रखे हो तो आपको दोबारा अकाउंट जो है क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें साफ साफ बोल दिया, कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी क्रिएटेड एन अकाउंट ड्यूरिंग एनी नोटिफिकेशन पब्लिश्ड बाय रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इन द 2024। तो उसके लिए जो है ये आपका टेक्नीशियन का हो गया, ये आपका एएलपी का हो गया, ये आपका आरपीएफ का हो गया, ठीक है, ये सब इंस्पेक्टर का हो गया। तो उसके लिए आपको नॉट रिक्वायर्ड टू क्रिएट एन अकाउंट लॉगिन। तो आपको एक ही अकाउंट से सारे फॉर्म भर जाना है, जिस तरह लोग एसएससी का फॉर्म भरते हैं, ठीक है। दे शुड लॉग इन यूजिंग द सेम यूज़र नेम पासवर्ड अप्लाई फॉर इस आरआरबी जेई के लिए, ठीक है। तो अगर जिन लोग फ्रेश होंगे तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो अप्लाई बटन रहता है उसी के अंडर में क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन निकल के आएगा। उसमें आपको जितने भी सारे डिटेल हो पूछा जाएगा, कैंडिडेट्स का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ओटीपी वगैरह आपको आएगा, ठीक है। तो उस तरीके से सारा कुछ सबमिट करके आपको अकाउंट क्रिएट करना है। तो क्या क्रिएट जो अकाउंट होता है वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें बोला गया कि क्या उसको हम एडिट कर सकते हैं, नहीं। जो आप अकाउंट क्रिएट कर रहे हो उसको आप candidates cannot edit any details of the create an account once the account is created। तो जब अकाउंट को क्रिएट करते हो तो उसमें बहुत ही सावधानी और अच्छी तरीके से डेटा को फिल करना, ताकि कोई भी गलती ना करो, क्योंकि यहाँ पे आपको दोबारा एडिट करने का चांस नहीं मिलेगा। व्हाट इज़ द नेक्स्ट प्रोसीजर आफ्टर क्रिएट एन अकाउंट। जैसे आप क्रिएट अकाउंट करोगे उसके बाद अप्लाई करना है, ठीक है। देयर आर 5 बोर्ड सेक्शन। अप्लाई वाला में मिलेगा पर्सनल डिटेल्स का डेटा भरना है, अदर डिटेल्स भी भरने पड़ेंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट्स, प्रेफरेंस एंड प्रीव्यू, और फाइनल जो आपका होगा सबमिट होगा फॉर्म, ठीक है। सब मेरे मेन क्वेश्चन को हाईलाइट किया हुआ है। हाउ मैनी पे लेवल्स आर देयर इन द CEN 3/2024। आपको पता है कि लेवल 7 और लेवल 6 की पोस्ट है, ठीक है। और आरआरबी गोरखपुर से ही ओनली लेवल 7 की पोस्ट अप्लाई हो सकती है। कैन आई सबमिट कॉमन एप्लीकेशन फॉर बोथ पे लेवल्स। नहीं, आप कॉमन एप्लीकेशन अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। कैन आई अप्लाई टू डिफरेंट आरआरबी फॉर डिफरेंट पे लेवल्स। तो इसमें साफ साफ बोल दिया कि नहीं। अगर आप मान लीजिए कि आपकी ऐसी क्वालिफिकेशन है जो लेवल 7 के लिए भी एलिजिबल है, क्योंकि मेट्रोलॉजिकल और केमिकल के जो 2 अलग सुपरवाइजर की पोस्ट थी वो लेवल 7 गोरखपुर बोर्ड में जो RDSO की जो रिसर्च वाली है ऑर्गेनाइजेशन है रेलवे की, उसमें आई हुई है। और लेवल 6 की जो बाकी सारी जेई की पोस्ट है। तो अगर आप दोनों ही पोस्ट पे लेवल के एलिजिबल है तो सिर्फ आपको गोरखपुर बोर्ड से ही फॉर्म अप्लाई करना है। कैन अप्लाई टू मोर देन 1 आरआरबी। तो जो सोचते हैं कि टोटल 21 आरआरबी है, तो आप
किसी एक ही आरआरबी से फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। तो एक से ज़्यादा आरआरबी से फॉर्म नहीं भर सकते हो। क्या नहीं अप्लाई मल्टीपल अप्लीकेशन टू सेम आरआरबी, नहीं, ये भी आप नहीं कर सकते हो। आई हैव अंडरगोन लेसिक सर्जरी, एम आई एलिजिबल टू अप्लाई, तो इसमें बताया गया है कि कैंडिडेट्स अंडरगोन लेसिक सर्जरी आर नॉट एलिजिबल फॉर पोस्ट दैट रिक्वायर्स मेडिकल स्टैंडर्ड A3, जिसकी A3 मेडिकल स्टैंडर्ड है वो पोस्ट की, तो उसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए इसमें प्लीज़ रिफ़र पारा 3.0 नोट बी, तो ये आपका जो नोटिफिकेशन आया होगा तो उसमें जाके लेसिक सर्जरी के बारे में कुछ आपका वहाँ पे जानकारी दी गई होगी, तो आप वहाँ पे नोटिफिकेशन में जाके ये चीज़ चेक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें व्हाट शुड आई डू इफ़ आई फॉरगेट टू माई लॉगिन माई अकाउंट, तो कुछ नहीं करना, फॉरगेट पासवर्ड पे जाना है, एंटर इधर योर रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल नंबर अलॉन्ग विथ योर डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। उसके बाद आप अपना पासवर्ड को चेंज कर सकते हो। क्या ना चेंज में चूजन आरआरबी, नहीं, एक बार आरआरबी जहाँ फिक्स हो गया, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आरआरबी आपको अच्छे से सेलेक्ट करना है, एक बार जहाँ चूज़ कर लोगे दोबारा उसके बाद उसको नहीं एडिट कर सकते हो। क्या ना एडिट माई डिटेल्स ड्यूरिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस, हाँ डिटेल को तो एडिट कर सकते हो, उसके लिए आपको टाइम भी अलग से दिया गया, 29 अगस्त से लेकर 8 सितंबर का बीच का टाइम दिया गया। लेकिन आपने यहाँ पे ये देखा कि जो क्रिएट माई अकाउंट में जो आपका जो भी डेटा आप उसमें भरोगे उसको एडिट करने के लिए आपको अलग से मतलब मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये सब सारा चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब वहाँ पर एक एक चीज़ चेक होता है। और सबसे बड़ा ये इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें पूछा गया है, व्हाट इज़ द क्रूशियल डेट टू क्लेम SC ST OBC EWS स्टेटस। अगर आप चाहते हो कि इन सब कैटेगरी में, ठीक है, आप रिजर्वेशन लेना चाहते हो, तो इसमें साफ साफ बोला गया है, बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना मेरे भाई, कैंडिडेट सीकिंग रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ SC ST OBC EWS स्टेटस मस्ट इंश्योर दैट दे possess द कास्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट एज ऑन द क्लोजिंग डेट, मतलब 29 अगस्त तक ये सर्टिफिकेट आपके बन के हाथ में होना चाहिए, तभी आप जो है इस रिजर्वेशन का बेनिफिट का फ़ायदा ले सकते हो। अदरवाइज़ जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और अगर आप इस डेट के बाद सपोज़ करो EWS या ये सारे सर्टिफिकेट का क्लेम करोगे, तो वो DB में भैया आपको भगा भी सकते हैं, ठीक है। तो जिन लोगों ने नहीं बनाया मेरे भाई जल्दी बना लो, अभी आपके पास महीने भर के आसपास में टाइम भी है। तो बोल दिया फॉर सबमिशन एप्लीकेशन ऑफ द CN ड्यूरिंग DB, बोल दिया सच कैंडिडेट शुड प्रोड्यूस देयर ओरिजिनल कास्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, मतलब एक रेलवे का जब फॉर्मेट दिया रहेगा, पर अभी तो आप बना लोगे, फिर एक रेलवे का फॉर्मेट में जो मांगेगा उस टाइम उसको DB के टाइम लेके जाना है आप लोग को। वैलिड एज ऑन द क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, तो भाई क्लोजिंग डेट है उससे पहले आप अपना बना के रेडी रखिए, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट, हु शुड प्रोड्यूस NOC एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो भाई पता जो एक सर्विसमैन होंगे या जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होंगे, अगर उन लोगों ने भी रेलवे का अगर एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा तो भाई उनको चाहिए NOC एट द टाइम ऑफ DB। आई हैव डन डिग्री इन इंजीनियरिंग, कैन आई अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ JEE, तो साफ साफ बोला गया हाँ भाई आप हायर जो क्वालिफिकेशन के BTech वाले एलिजिबल है। आई हैव कम्प्लीटेड, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये भैया निराशा भी करेगा, और मैं सोचता हूँ यार ये चीज़ इन लोगों ने बहुत ही गलत किया, ठीक है, ये चीज़ बड़ा ही गलत किया। आप साफ साफ देखो यहाँ पे इसमें क्या बोला गया है, इस चीज़ को देखिए। यहाँ पे बोला गया है कि आई हैव कंप्लीटेड ए 2 ईयर डिप्लोमा, बहुत शॉकिंग है भाई। एम आई एलिजिबल टू अप्लाई, तो 2 ईयर डिप्लोमा के लिए इन लोगों ने बोला कि नो, ओनली ए 3 ईयर डिप्लोमा इन रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन इज एक्सेप्टेड। तो इसमें जहाँ तक मुझे इसको पढ़ कर समझ में ये आया कि लेटरल एंट्री को ये लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं, मतलब 2 ईयर डिप्लोमा को। लेटरल एंट्री वर्ड यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, देख लो, लेटरल एंट्री वर्ड इन लोगों ने नहीं लिखा, यहाँ पे लिखा आई हैव कंप्लीटेड 2 ईयर डिप्लोमा, एम आई एलिजिबल टू अप्लाई, तो इन लोगों ने 2 ईयर डिप्लोमा को मना किया, 3 ईयर्स डिप्लोमा होना चाहिए इन रिस्पेक्टिव ऑफ डिसिप्लिन। वॉट और ऑल डॉक्यूमेंट्स आर टू बी अपलोडेड इन टोटल, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे, ये देखो यहाँ बोला गया ऑल कैंडिडेट्स हैव टू अपलोड देयर स्कैन फोटोग्राफ एंड स्कैन सिग्नेचर एज पर प्रिस्क्राइब्ड स्पेसिफिकेशन। SC ST कैंडिडेट्स हैव टू अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट इन ऑर्डर टू एबल फी ट्रेवल पास, मतलब आपके जो SC ST, ठीक है, OBC और EWS, ये जो आपने रिजर्वेशन का जो आप डिमांड कर रहे हो, ठीक है, तो ये कास्ट सर्टिफिकेट सिर्फ SC और ST को इसलिए ही अपलोड करना पड़ रहा है क्योंकि इनको फ़ी ट्रेवल पास जो है पास के लिए। अब बाकी आप लोग जो है 29 अगस्त से पहले बना कर रख लीजिए, जब आप DB करने के लिए जाओगे उस टाइम आपकी जो कास्ट सर्टिफिकेट चेक की जाएगी कि आपने कब बनाया हुआ है, ठीक है।
व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस, आपको पता CBT 1 देना है जिसमें आपको 90 क्वेश्चंस 1.5 घंटे में करने हैं। CBT 2 देना है 2 घंटे में 150 क्वेश्चंस करने हैं। फिर DV होगा, फिर मेडिकल होगा, फाइनल आपका सिलेक्शन। ठीक है। लेवल 7 के लिए आपको पता है कि केमिकल सुपरवाइजर एंड मेट्रोलॉजिकल सुपरवाइजर 2 पोस्ट आपके यहाँ पे आई हुई है। CBT 1 और CBT 2 का आपको पता डिटेल पैटर्न क्या होता है। 1/3 आपकी निगेटिव मार्किंग दिया हुआ है। वेयर शुड आई चूज़ माई चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर माई एग्जामिनेशन, तो कैंडिडेट्स कैन चूज़ 1 लैंग्वेज फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ 15 में से कोई आपको एक लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो। अवेल इन द ड्रॉप डाउन मेनू अंडर पर्सनल डिटेल्स पेज। ठीक है, 55 नहीं यार, बहुत ज़्यादा ही मतलब क्वेश्चन है, 65 क्वेश्चन है। ठीक है, उस टाइम मैंने बताया था स्टार्टिंग में 55 क्वेश्चन है, सॉरी। अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये बताया गया है, शुड आई प्रोवाइड द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फॉर ऑल द पोस्ट फॉर विच आई एम एलिजिबल। आप जब 21 में से किसी एक बोर्ड से फॉर्म भरोगे तो उस बोर्ड में मान लो कि आप टोटल 6 पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, तो इन 6 पोस्ट में से आपको सभी पोस्ट को प्रेफरेंस देना पड़ेगा कि 1 नंबर में किसको रखना है, 2 नंबर में किसको रखना है, 3 नंबर में किसको रखना है, 4 में किसको रखना है, 5 में किसको रखना है, 6 में किसको रखना है। अब मान लो 6 पोस्ट के लिए एलिजिबल हो और आपने सिर्फ 4 ही पोस्ट का प्रेफरेंस दिया, 5, 5वां 6ठा छोड़ दिया, तो रेलवे ये मान के चलेगी कि जो 5वां 6ठा का प्रेफरेंस जिसको आप भर सकते थे लेकिन आपने इसलिए नहीं भरा है क्योंकि आप इन 2 पोस्ट को सिलेक्शन लेना नहीं चाहते हो। तो ये गलती आपको नहीं करना है, जितने भी पोस्ट में एलिजिबल रहोगे उसका प्रेफरेंस आपको अच्छे से पूरे भरना है, किसी को छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ बोला गया है कि यस कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू इंडिकेट देयर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फॉर एज मैनी पोस्ट एज दे आर एलिजिबल। जितने भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो उनका प्रेफरेंस आपको जरूर देना है। इन द चूजन RRB, जिस RRB को चूज करते हो, कैंडिडेट्स विद पार्शियल प्रेफरेंस विल ओनली बी कंसिडर फॉर द स्पेसिफिक रेलवे जोन्स एंड पोस्ट कैटेगरीज दे हैव ऑप्टेड फॉर, सब्जेक्ट टू वैकेंसी अवेलेबिलिटी एट द टाइम ऑफ allotment. If no preference is given for certain post categories, it will be considered as their unwillingness for those post. अगर आप नहीं देते हो अगर प्रेफरेंस तो उसको मान लिया जाएगा अनविलिंगनेस, आप उसके लिए उस पोस्ट के लिए इच्छुक नहीं है। इसीलिए वंस प्रेफरेंस आर सबमिटेड दे आर फाइनल एंड नो चेंजेस विल एंटरटेन। मतलब जब आप पोस्ट प्रेफरेंस दो आप देखो कि आप 7 पोस्ट के लिए एलिजिबल है कि 8 के लिए कि 10 के लिए है, जितने भी पोस्ट के एलिजिबल है उन सभी पोस्ट का आपको वहाँ पर प्रेफरेंस में भरना है। ठीक है, होम शुड आई कॉन्टैक्ट इन केस ऑफ क्वेरीज रिलेटेड टू सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, तो अब यहाँ पे फ़ोन नंबर दिया हुआ है। ठीक है, और ईमेल भी दिया है, ये आप नोट करके स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। ठीक है, तो ये आपके इम्पॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चंस थे, ठीक है, वो चीज़ मैंने यहाँ पर डिस्कस किया। और ये वाला यार मेरे को भी शॉकिंग लगा कि आई हैव कंप्लीटेड 2 ईयर डिप्लोमा, एम आई एलिजिबल टू अप्लाई, तो ये चीज़ मेरे को बड़ा ही मतलब यार क्या बोलूँ, अब इसमें साफ साफ लिखा हुआ कि भाई ओनली 3 ईयर डिप्लोमा इन रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन इज एक्सेप्टेड, 2 ईयर डिप्लोमा को ये लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बाकी आपका क्या कहना है इसके बारे में ज़रूर कमेंट करना, अगर हाँ कुछ जानकारी अगर आप लोग को भी हो तो। और एक क्वेश्चन मुझे लगता है यहाँ पर मिसिंग है कि जिस बोर्ड में आपने फॉर्म भरा क्या एग्ज़ाम वहीं पे देने के लिए जाना पड़ेगा। मुझे जहाँ तक लगता है कि यार जिस बोर्ड से हम लोग फॉर्म भरते हैं ना, एग्ज़ाम भी हमको वहीं पे देने के लिए जाना पड़ता है। ये थोड़ा सा मैं कन्फ्यूज़ इसलिए हूँ क्योंकि मैं जब फॉर्म भरा था तो अपने आसपास के एरिया में फॉर्म भरा था, तो मेरे आसपास में एग्ज़ाम हो गए थे, तो मेरे को उतना समझ में नहीं आया था कि यार कि मैंने फॉर्म कहाँ भरा, एग्ज़ाम देना कहाँ जाना पड़ रहा है। जो लोग दूर अभी साउथ में भरेंगे, पूरा नॉर्थ में कोई भर दिया, कोई मान लो रहा ईस्ट में वेस्ट में भर दिया, तो इसलिए वो सोच रहे हैं कि यार मतलब जहाँ से फॉर्म भरेंगे अगर वहाँ एग्ज़ाम देने के लिए जाना पड़ेगा तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगा। तो जहाँ तक मुझे लगता है जहाँ पर आप फॉर्म भरोगे वहीं पर आपको एग्ज़ाम देने के लिए जाना पड़ेगा। बाकी आपका क्या कहना है इसको ज़रूर बताना। चलो, और कोई अगर मन में डाउट है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, और मुझे लगता है कि इसमें आपके बहुत सारे डाउट जो है क्लियर हो गए होंगे। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।